हेलो, कैसे हो? चलें आगे। तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे घरों में कैसे बनाया जाता है। यहीं से कमेंट्री नहीं करूँगा, आ रहा हूँ कैमरा के सामने। अब पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज। बोर्ड पे जो कुछ लिखा है ध्यान से देख लो जी, क्योंकि मैं आ जाता हूँ तो दिखता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है मित्र, आता हूँ। हाँ देखो, तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो बेकरिस्ट और ब्रेवरिस्ट दोनों के दोनों इस्ट का काम देखेंगे। तो शुरू करें? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंडस्ट्री में क्या उपयोग है। अब इंडस्ट्री में उपयोग का मतलब वो लोग वो तो नहीं करते होंगे, क्या करते हैं वो देख लेते हैं। हाँ तो शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं कि फर्मेंटर क्या है। तो फर्मेंटर का मतलब है कि जब हम लोग बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल पे जब कुछ बनाते हैं, खास करके मादक पेय पदार्थ या फिर कुछ और भी तो बनाते हैं, तो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, लार्ज वेसल्स होते हैं जिनमें माइक्रोब्स को ग्रो करवाया जाता है। तो जो लार्ज वेसल्स होते हैं ना, जिसमें माइक्रोब्स को ग्रो करवाया जाता है, उसी वेसल्स को फर्मेंटर कहते हैं। ओके, क्लियर? इट्स क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फर्मेंटेड बिवरेजेस को कहेंगे, नाम समझो, काम खत्म। बीवरेज पीने वाला, फर्मेंटेड यानी कि फर्मेंटर के माध्यम से फर्मेंटेड किया गया हो तो उसे फर्मेंटेड कहेंगे। अब फर्मेंटेड बीवरेज एक सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, याद करो सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी का नाम हमने बताया था कि ध्यान रखना है, भूलना नहीं। तो सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी जो कि ईस्ट का एक प्रकार है, जिसे ब्रेवर ईस्ट के नाम से फेमस है। आमतौर पे प्राचीन काल से हमारे भारत देश में ईस्ट के माध्यम से मादक पेय पदार्थ बहुत मनाया जाता है। तो यही ईस्ट, जिसका सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी हमने नाम बताया था, यही बेकर ईस्ट के नाम से जाना जाता है और ब्रेवर ईस्ट के नाम से। बेकर ईस्ट जो है वो ब्रेड बनाने में काम आता है, और जो ब्रेवर ईस्ट है, जो पेवड़ा ईस्ट है, वो दारू बनता है, बेवरेज। अब देखो, ये तो फर्मेंटेड करके बनाया जाता है। किसके वजह से, किससे बनाया जाता है? देखो, ये माल्टेड सेरेल से बनाया जाएगा या फ्रूट जूस से। तो कुछ अनाज होते हैं, माल्टेड अनाज होते हैं, मल्टीग्रेन अनाज, उनके माध्यम से बनाया जाता है, या फिर फ्रूट जूस के माध्यम से बनाया जाता है। ये दरअसल बनाने का एक प्रोसेस होता है, वही फर्मेंटेड में ग्रो करवा के फिर उसको डिस्टिलेशन, एक प्रोसेस आपने बचपन में पढ़ा होगा, डिस्टिलेशन, जो चुआ चुआ के, हाँ वही। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा गुजारा जाता है, जिसमें डिस्टिलेशन कर दिया जाएगा तो उसका अल्कोहलिक कंसंट्रेशन हाई होगा। एक फर्मेंटेड करने का एक जो प्रोसेस होता है ईस्ट द्वारा करवाया जाता है। पहले पढ़ा हुआ कि ईस्ट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है ग्लूकोज को, यहाँ इसी साइड लिखा था पिछले वीडियो में। तो वही काम होता है, करता क्या है कि इथेनॉल में तोड़ता है, मल्टीसेलुलर फ्रूट जूस को इथेनॉल में तोड़ दिया। अब ध्यान से समझना ये है कि जिसमें हाई कंसंट्रेशन होगा अल्कोहल का, हाई कंसंट्रेशन का मतलब कि जिसमें इथेनॉल का मात्रा ज़्यादा होगा, वो डिस्टिलेशन के थ्रू बनाया जाता है वो अल्कोहल। तो अगर हम कहें कि अल्कोहल कैन बी वेरिएबल परसेंटेज, किसके आधार पे? तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के आधार पे। ओके, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के आधार पे हम दो प्रकार के कह सकते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन, जिसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा ना करवाया गया हो, तो विदाउट डिस्टिलेशन में बियर और वाइन आ जाता है। बियर जिसमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है, और वाइन में भी अल्कोहल की मात्रा कम होती है। अब हम लोग देखते हैं विद डिस्टिलेशन, यानी डिस्टिलेशन के साथ। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के साथ करेंगे तो उसमें इथेनॉल यानी अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होगी। रम विस्की ब्रांडी और कई सारे और भी हैं, दो तीन नाम लिख दिया है, रम विस्की ब्रांडी। ये हो गया विद डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, आगे चल, इट्स क्लियर? ओके, हाँ तो आगे चलते हैं। अब जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है एंटीबायोटिक। जैसा कि आप नाम से डिकोड कर पा रहे होगे कि एंटी 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 मतलब क्या? खिलाफ, विरुद्ध। तो एंटी मतलब क्या हो गया? खिलाफ।
विरोध। एंटी का मतलब क्या हो, नाम में घुस जाते हैं, नाम समझते हैं पहले। तो एंटी का मतलब हो गया खिलाफ, विरोध। और बायोटिक, ऑफ कोर्स बायोटिक का मतलब होता है जीवन, है ना। तो एंटी का मतलब हो गया खिलाफ और बायोटिक का मतलब हो गया जीवन, यानी लाइफ। अगर हम समझने का कोशिश करें तो इसका पूरा मतलब हो गया जीवन के खिलाफ, यानी हमारे लाइफ के विरुद्ध। तो यही लाइफ के विरुद्ध बनने वाला ये जो फॉर्मेशन है, जिसको एंटीबायोटिक फॉर्मेशन कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, एक मिनट। हाँ, तो ये एंटीबायोटिक फॉर्मेशन यानी कि जीवन के विरुद्ध जो फॉर्मेशन है, जो बनाया जाता है, उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। पर यहाँ पे एंटीबायोटिक उसके लिए है जो डिजीज कॉजिंग करते हैं, यानी कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये किल कर देते हैं या फिर काफ़ी हद तक उनका ग्रोथ को रोक देते हैं। तो उनके लिए एंटीबायोटिक हुए ना, उनको उनके जीवन को रोक रहे हैं तो उनके लिए एंटीबायोटिक हुए। पर हमारे लिए इन द सेंस ऑफ ह्यूमन ये प्रो लाइफ है, प्रो लेवल के, यानी लाइफ को बढ़ाने वाले, सपोर्ट करने वाले। ह्यूमंस के मामले में एंटीबायोटिक आर प्रो लाइफ, बिकॉज ये हमारे जीवन को प्रोलॉन्ग करते हैं। आप जानकर हैरान होंगे शायद कि कुष्ठ रोग, गलघोटू, काली खांसी, whooping कफ जिसको बोलते हैं, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल्स मारे जा चुके हैं, मर गए हैं। पर आज इन सब का हमारे पास एक समाधान है। हम एज ए एंटीबायोटिक इन सारी बीमारियों का इलाज हम कर सकते हैं। तो इन सारी बीमारियों का इलाज में एंटीबायोटिक काम आता है। तो ये एंटीबायोटिक सच में काफ़ी प्लेग, whooping कफ, लेप्रोसी, डिप्थीरिया को गलघोटू भी कहते हैं, whooping कफ, काली खांसी, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग है, ये सब के वजह से मिलियंस ऑफ पीपल मारे गए हैं। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब इनका इलाज है ना हमारे पास एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक है क्या, अभी भी क्वेश्चन में ये। तो आप सीधे शब्दों में समझे कि कुछ माइक्रोब्स के द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले एक केमिकल है। क्या बोला मैंने? कुछ माइक्रोब्स के द्वारा सिक्रीट किया जाने वाला एक केमिकल है जो कुछ माइक्रोब्स को ग्रो करने या किल करते हैं, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, बात तो समझ आ गई होगी। एंटीबायोटिक का असल में मतलब है जीवन के खिलाफ, पर इन द सेंस ऑफ ह्यूमन एंटीबायोटिक्स आर प्रो लाइफ, बिकॉज ये हमारे लाइफ को सुरक्षित रखते हैं। पर अभी भी आपने एक बहुत फेमस पेनिसिलियम के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, वही पेनिसिलिन। हाँ, अक्सर इसकी कहानी आपको पता भी होगा कि पेनिसिलिन का खोज एक खोज नहीं बल्कि हादसा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था एक बैक्टीरिया पे, स्ट्रेप्टोफिलो। तो उनको असल में पेनिसिलियम का खोज सच में एक हादसा था, नो डाउट, आप लोग जानते भी होंगे। तो वो जब काम कर रहे थे अपना लैब में, तो एक उनके पास जो थाली था वो ऐसे ही रखा था। एक्चुअल में उसमें कल्चर प्लेट में वो बैक्टीरिया ग्रो करवाना चाह रहे थे, पर उन्होंने देखा कि उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ, उसमें कुछ और ग्रो हो गया, उसमें मोल्ड बने और वो मोल्ड बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहे थे। तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि ये मोल्ड है क्या, तो पता चला कि ये पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड है जो कुछ केमिकल सिक्रेट कर रहा है। और चूंकि वो केमिकल पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा सिक्रेट किया जा रहा था, तो उसका नाम पेनिसिलिन रख दिया गया। और यही स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस जिस बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे, तो जब वो केमिकल सिक्रेट किया तो उस केमिकल का नाम उन्होंने पेनिसिलिन रखा। और उन्होंने ध्यान से ऑब्जर्व करा कि वही पेनिसिलिन असल में उस बैक्टीरिया को ग्रो करने में बाधा बन रही थी, रोक रही थी, और वो एक्चुअल में केमिकल सिक्रेट कर रही थी जिसकी वजह से वो बढ़ नहीं पा रहे थे। तो हुआ यूँ कि जब उन्होंने ये अपना हादसा, मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये जानबूझकर नहीं खोजा गया, अचानक हो गया, बस हो जाता है कभी कभी कुछ चीज़ें। तो जब ये हो गया तो यही एक्सट्रैक्ट करा उन्होंने फंजाई से, पेनिसिलियम तो नोटेटम, और इसको काम में अच्छा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाद में दो और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके काम में मदद किया। असल में यही वो दोनों साइंटिस्ट हैं, चेन और फ्लोरी। यही चेन, अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी, इन दोनों ने मिलकर के फुल पोटेंशियल पेनिसिलियम का स्टेबलाइज किया, यानी कि एक जो पेनिसिलियम जितना काम कर सकता था उसकी जितना मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकती थी उतना काम
करने के लिए इन दोनों ने बनाया, दोनों साइंटिस्ट ने। बाद में ये अमेरिकन सोल्जर को वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अमेरिकन सोल्जर को काफ़ी सहायता मिली, इससे काफ़ी घायल मरीजों अमेरिकन सोल्जर्स को बचाया गया था। और दुनिया का सबसे बड़ा जो पुरस्कार आप कह सकते हो वो है साइंस के क्षेत्र में, खासकर नोबेल प्राइज, जो इन तीनों को 1945 में मिला था। तो तीनों साइंटिस्ट को अवार्डेड किया गया नोबेल प्राइज से 1945, और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा डिस्कवर किया गया था 1928 में। ओके, तो आई थिंक सब। अच्छा हाँ, एक बात तो आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि ये हमारे पूरा साइंस के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा डिस्कवरी है जो कि किया नहीं गया, बस हो गया। पर ये डिस्कवरी की वजह से आज कई प्रकार के हमारे पास मेडिसिन उपलब्ध है। ये 20वीं सदी आप कह लो, तो 20वीं सदी के सबसे महान खोजों में से एक है। लेकिन हम आपको ये भी बताते कि ये सिर्फ इसका नहीं, कई सारे बीमारियों के लिए होता है। जैसे यहाँ कुछ 2-3 लिख दिया हमने। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेविस के लिए जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन सेक्रेट करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन फेराइडे जो न्यूमाइसिन सेक्रेट करता है। बैसिलस सब्टिलिस जो सब ये सारे के सारे जो हैं वो क्या सेक्रेट करते हैं, केमिकल सेक्रेट करते हैं। और ये सारे के सारे केमिकल सेक्रेट करते हैं, ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को रोकते हैं। ओके, तो ये सब हो गया, समझ में आ भी गई होगी बातें आई थिंक। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये सब तो हमने सीख लिया कि फ्लोरी, चैन और फ्लेमिंग, इन तीनों को 1945 में मिल गया दुनिया का सबसे मशहूर और शानदार अवार्ड, नोबेल प्राइज। तो अब हम देखते हैं कि कई प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड बनाने में इन माइक्रोब्स का बहुत बड़ा योगदान है। ऑर्गेनिक एसिड 3 लिखे हैं हमने, 4 समझे। पहला ऑर्गेनिक एसिड है एसिटिक एसिड, बहुत नाम सुना होगा आपने, एसिटिक एसिड। इसको एसिटोबैक्टर एसिटिक बनाता है। कौन? एसिटोबैक्टर एसिटिक। एसिटिक एसिड कौन बनाता है? एसिटोबैक्टर एसिटिक। दूसरा सिट्रिक एसिड, क्या बोला? सिट्रिक एसिड। और ये कौन बनाता है? एस्परगिलस नाइगर। क्या कौन? एस्परगिलस नाइगर। एस्परगिलस नाइजर, एस्परगिलस नाइजर, एस्परगिलस नाइजर। ये एक प्रकार का फंजाई है। ओके, ये एक प्रकार का फंजाई है। एक तीसरा है ब्यूट्रिक एसिड। ये कौन है? पहला क्या हो गया? एसिटिक, दूसरा सिट्रिक, तीसरा ब्यूट्रिक एसिड। और ये ब्यूट्रिक एसिड कौन बनाता है? तो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिसियम, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिसियम। और एक लैक्टिक एसिड जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं दही जमालों में। तो ये लैक्टिक एसिड कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस। कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस। अच्छा, इसमें 2 बैक्टीरिया हैं, एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है और दूसरा ये हो गया क्लोस्ट्रिडियम। पहला लैक्टोबैसिलस, दूसरा क्लोस्ट्रिडियम। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिसियम और लैक्टोबैसिलस, ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया और एस्परगिलस नाइजर फंजाई। अब आगे देखते हैं। ये सब के सब ऑर्गेनिक एसिड बनाने में ये माइक्रोब्स का योगदान है। अगर ये ना हो तो ये सारी एसिड भी ना होती। ओके, अब कुछ और एंजाइम के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे लाइपेज, आपने जरूर सुना होगा इसका नाम, लाइपेज। अब लाइपेज क्या करता है? नाम से पता चल रहा होगा, लाइपेज लिपिड है ना। तो ये लाइपेज बहुत काम का एंजाइम है। एक पेक्टिनेज और प्रोटीएज, लाइपेज, पेक्टिनेज, प्रोटीएज, तीनों एंजाइम के बारे में बताता हूँ। ये है क्या वो बताता हूँ। डिटर्जेंट पाउडर के बारे में तो जानते ही हैं। डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में लाइपेज डाला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑयल स्ट्रेन है, उसको साफ कर देता है। यानी कि जो कपड़ों में धब्बे लग जाते हैं, गंदा हो जाता है, तो वो सारे स्ट्रेन को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है लाइपेज। तो इसीलिए ब्रेक्स रिमूव ऑयल स्ट्रेन, इसीलिए इसको ऐड किया जाता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में। ये बड़ा काम है लाइपेज का, है ना। दूसरा है पेक्टिनेज। पेक्टिनेज नाम से लाइपेज ऑयल वाला तोड़ने का काम करता है। पेक्टिनेज पेक्टिन तोड़ेगा और
पेक्टिन तोड़ेगा। पेक्टिन सेल वॉल किसका बना होता है? प्लांट का। याद होगा प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन को भी तोड़ने वाला एक एंजाइम होता है जिसका नाम है प्रोटीएज। ओके, प्रोटीन का तोड़ने वाला एंजाइम का क्या नाम है? प्रोटीज। प्रोटीन, प्रोटीएज, पेक्टिन, पेक्टिनेज। तो पेक्टिनेज और प्रोटीएज ये दोनों एंजाइम क्या तोड़ता है? तो हम जानते हैं कि पेक्टिनेज तोड़ेगा पेक्टिन और प्रोटीएज तोड़ेगा प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है? कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल, आई नो, है ना। पर अब जो एक इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप बाजार जाते होगे, बाजार से जूस लाते होगे, एकदम मस्त यूनिफॉर्म होता है। पर जब आप घर में जूस बनाते हो तो वो लगता है जैसे अच्छा नहीं होता, वो ऐसे कोबलेटेड टाइप के होता है, मतलब दही कैसे होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब रैंडम कहीं गुत्था गुत्था, ऐसा क्यों? तो असल में क्या होता है ना कि जब हम इस टाइप का, ये है होममेड जूस, ये यूनिफॉर्म नहीं है, वेरी क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोटीएज और पेक्टिनेज जो है वो हैं। लेकिन बाजार से लाने पे क्या होगा? चूंकि हम बाजारों से ला रहे हैं तो ये प्रोटीएज और पेक्टिनेज, ये प्रोटीएज और पेक्टिनेज इस जूस को यूनिफॉर्म बना देंगे, यूनिफॉर्म बना देंगे, वेरी क्लियर, और एक अच्छे सेप में हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि प्रोटीएज और पेक्टिनेज जो है जूस को यूनिफॉर्म बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सोचो ना, प्रोटीएज और पेक्टिनेज ने क्या करा कि बड़े बड़े जो प्रोटीन थे उसको पचा दिया, डाइजेस्ट कर दिया। तो प्रोटीन को प्रोटीएज पचा दिया, और जो इसमें प्लांट के कुछ पार्ट होंगे, है ना, जूस है तो ऑफकोर्स प्लांट का, तो उसको पचा दिया पेक्टिनेज ने। तो पेक्टिनेज और प्रोटीएज सारा उसमें प्रोटीन और पेक्टिन को मतलब डाइजेस्ट कर दिया। तो इसीलिए वो वेरी क्लियर एंड इनफॉर्म हो जाता है। इसलिए बाजार का जूस काफ़ी हद तक इस टाइप में मिलता है ना। तो पढ़ लो एक बार सारी। हो गया? आगे चले? ठीक है, तो गाड़ी आगे बढ़ाया जाता है। थोड़ा बोर्ड को निहार लो। ओके, हो गया, चले, ठीक है, टाइम दे रहा हूँ, पढ़ लो बोर्ड को एक बार पाउच करके। ठीक है, चलो देखो, बायोरिएक्टिव मॉलिक्यूल क्या है कि वैसे मॉलिक्यूल जो, बायोरिएक्टिव मॉलिक्यूल नाम से ही पकड़ लो ना, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, वैसे मॉलिक्यूल जो बायोलॉजिकल कुछ काम करने में एक्टिव होते हैं। वो क्या है नहीं है समझते हैं डिटेल से। एक स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जो स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस नाम से पकड़ो, कोकस माने राउंड बैक्टीरिया, हमने पढ़ा था ना पीछे, बैसिलस कोकस, तो कोकस माने राउंड बैक्टीरिया होता था, तो वही कोकस राउंड बैक्टीरिया है। तो स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में जो बनाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो बैक्टीरिया है इसके द्वारा जो बनाया गया है स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग आमतौर पे वैसे पेशेंट के लिए किया जाता है जिनको हार्ट अटैक आने की वजह से उनका जो है ये ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं। तो हार्ट अटैक आने की वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है जिन पेशेंट को, तो अब उनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो हार्ट अटैक लेट्स कर सकता है उनको, है ना। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट को ये दिया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया जाता है ये। तो ये उनको दिया जाता है जो उनके गुत्थे गुत्थे बन जाते हैं ब्लड वेसल्स में, ऐसे क्लोट्स बन जाते हैं, सॉरी, जो क्लोट्स बन जाते हैं वो क्लोट्स को बस्टर करने के लिए, वो तोड़ने के लिए ऐसे पेशेंट को दिए जाते हैं, तो वो स्ट्रेप्टोकाइनेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स हैं उनके ब्लॉकेज को तोड़ने के लिए। समझ आ गई होगी भाई। अब आगे चलते साइक्लोस्पोरिन। इसका जिक्र हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में किया था। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में किया इसलिए था क्योंकि हमने वहाँ पढ़ा था कि एक प्रकार का जब ग्राफ ट्रांसप्लांटेशन होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो जब हम एक इंसान से दूसरे इंसान में ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं, होता है ना कभी किसी का किडनी खराब हो गया या कुछ ऑर्गन खराब हो गया, तो जब हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन में, तो उसका इम्यून सिस्टम
फौरन मतलब नुकसान करने वाला कुछ ऑर्गेनिज्म समझ के उसे रिजेक्ट कर देता है और उस पर अटैक कर देता है। हमारा इम्यून सिस्टम उसके सारे सेल्स को मारने शुरू कर देते हैं। ये इम्यूनिटी में हमने डिटेल से पढ़ाई था। तो जिसके वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हम कोई ऑर्गन किसी बॉडी में ट्रांसप्लांट करें तो उसे हमारा इम्यून सिस्टम के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। पर क्या अगर कोई इंसान का किडनी या कुछ वैसे चीज़ खराब हो जाए तो वो इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है? जी हाँ है, आज के समय में ऑप्शन जरूर है। एक ड्रग होता है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए, जी हाँ। तो साइक्लोस्पोरिन ए एक ड्रग है इम्यूनो सप्रेसिव। अब इम्यूनो सप्रेसिव का मतलब क्या है, देखो आप ध्यान से समझो। इम्यूनो का मतलब हो गया इम्यून सिस्टम, है ना। इम्यूनो का मतलब क्या हो गया, इम्यून सिस्टम। और सप्रेसिव मतलब सप्रेस करने वाला, दबाने वाला, डीएक्टिवेट करने वाला। तो सप्रेसिव का मतलब हो गया डीएक्टिवेट करने वाला। तो साइक्लोस्पोरिन ये जो है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, यानी कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, डीएक्टिवेट करता है। ये मिलता है एक फंजाई से जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई से ये मिलता है, याद रखिएगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई से मिलता है साइक्लोस्पोरिन। अब ये करता क्या है, हंसने का नहीं, अगर तुम हंसे, देख लो क्या करें यार, बनाने नहीं आता मेरे को। अच्छा देख लिया, देखो एक ह्यूमन है, ओके। इस इंसान का किडनी खराब हो गया है क्योंकि थोड़ा करता था, है ना, जो हमने पीछे पढ़ा। अच्छा छोड़ो ना, किडनी खराब हो गया। तो अब क्या हुआ कि ये डोनर किडनी लाया, यानी इसने एक ऐसे इंसान जो आईफोन की चाहत में अपना किडनी बेच दिया, तो उससे बेचारा किडनी ले। और जैसे ही इसने किडनी डाला अपने बॉडी में तो इसका इम्यून सिस्टम किसी और के किडनी को रिजेक्ट कर दिया। बोला भाई मारे को ना चाहिए, ये रिजेक्ट कर दिया। पर इसको अगर किडनी ना मिले तो भी मर जाएगा क्योंकि इसका बॉडी इसे रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि किडनी का काम तो हम लोग जानते हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है ना। कॉल आता है, जाना पड़ता है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट काम है किडनी का। तो ये डोनर का किडनी रिजेक्ट कर दिया और इसका ऑलरेडी फेलियर है, ऑर्गन फेलियर, तो कैसे काम चलेगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं ना कि यही ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का इस्तेमाल करते हैं साइक्लोस्पोरिन। और इसके मदद से क्या करते हैं कि हम लोग उस पेशेंट को देते हैं जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाता है और इस किडनी को मारने की क्षमता उसके पास नहीं होती, है ना। तो उसका अपना इम्यून सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाता है। पर इससे एक प्रॉब्लम भी तो है, जब आपका इम्यून सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाए तो इम्यून सिस्टम का काम तो यही था ना कि फॉरेन पार्टिकल को मारे। अब जब वो खुद 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 ही एक्टिवेट नहीं रहा तो कुछ हरामखोर और अपने घर के वो बैक्टीरिया जिनको तुच्छ भर ताकत नहीं था, वो अगर हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा ये मतलब कुछ भी करें तो इम्यून सिस्टम उसको ऐसा लात मारता था कि 4 साल तक आने के लिए सोचता नहीं था। वो बैक्टीरिया वो पैथोजन अब इम्यून सिस्टम पे अटैक करेंगे, बॉडी को हार्म पहुंचाएंगे, हर समय इंसान बीमार रहेगा। जो भी छोटा मोटा बैक्टीरिया है जिसकी औकात नहीं है कि वो कोई बीमारी पैदा कर दे, वो भी आके बेचारे को हिला ढलेगा। तो समझ में ना भाई, ये अपॉर्चुनिस्ट पैथोजन जो है बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। अब ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिन मोनोकोकस परप्यूरियसिस्टिसम। देखो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है, ओके। कोलेस्ट्रॉल कई मायने में जब हमारे शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा मिले तो हम चाहेंगे कि वो हमारे बॉडी में ना बने तो अच्छा है। पर ऐसे में क्या उपाय है, ऐसे में एक उपाय है। एक उपाय क्या है समझते हैं। एक ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिसका नाम है मोनोकोकस परप्यूरियस, एक प्रकार का स्टील है। तो मोनोकोकस परप्यूरियस क्या करता है ना कि मोनोकोकस परप्यूरियस एक बहुत मस्त काम करता है। जो हमारे ब्लड है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल
बढ़ गया। अब मान लीजिए, अच्छा आपको बायोमोलिक्यूल्स में ये चीज़ बताई जाएंगी, हाँ आप ये समझते नहीं हो पर थोड़ा समझा देता हूँ। ताला और चाबी जैसा काम होता है। क्या होता है कि एक ताला है, उसको आप एंजाइम समझ लो, और चाबी को आप इस प्रकार से समझ लो कि एक ताला को खोलने के लिए चाबी चाहिए, और उस चाबी की मदद से हम ताला खोल सकते हैं। अगर कोई दूसरा चाबी यूज करे तो ना खुलेगा। वैसे ही कुछ यहाँ भी होता है। अगर कोई एंजाइम में कोई खास प्रकार के स्टैटिन वहाँ पे जाके चिपके, वो मान लो ए है, स्टैटिन गलत शब्द है, मतलब बताता हूँ समझाता हूँ। तो ये मान लो एजेंट है, और ये एजेंट यहाँ जाकर के ये एक्टिव, अरे तुम तो समझ सकते हो वाई से इम्यूनिटी, ये याद है। यहाँ पे एक ऐसे होता था, एक ऐसे होता था, यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होता था जो यहाँ पे चिपक जाता था, है ना, इम्यून सिस्टम में। तो ऐसा ही होता है, यहाँ पे चिपकने के लिए खास पैथोजन को पकड़ने के लिए खास प्रकार का एक स्ट्रक्चर बना होता है, और जो स्ट्रक्चर में वो फिट हो जाता है वो पैथोजन उसको पकड़ के और मार देता है। तो यहाँ भी वैसा ही होता है। यहाँ क्या होता है कि एंजाइम है, वो खास प्रकार के एंजाइम को खास प्रकार से रिएक्टिव कुछ आएगा और वो उसको पकड़ लेगा ऐसे, और जैसे पकड़ लेगा सही प्रकार, सही पकड़ लिया तो वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल वाले एंजाइम के साथ भी यही होता है। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन हमें कोलेस्ट्रॉल तो नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, क्या होता है कि यहाँ पे स्टैटिन जो है, स्टैटिन जो है वो इनहिबिट करता है एंजाइम बनाने को, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को रोकता है। और वो कैसे, क्योंकि एक्टिव साइट जो है एंजाइम का, उस पर यह स्टैटिन चला जाता है और यहाँ पे वो बाइंड हो जाता है। और अगर वो यहाँ पे बाइंड हो जाएगा तो ये देखने में इसी के जैसा लग रहा है, वैसे एज इसको बेलन दिखा रहा है पर एज हीरो काम करता है ये। तो ये क्या करता है कि इसको बाइंड होना था पर ये बाइंड नहीं हुआ, ये बाइंड हो गया, और जैसे ही ये बाइंड हुआ तो बनना था ये कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बन ही नहीं पाया, है ना। तो ऐसे करके क्या हो जाता है कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को लोअर यानी कि रोक दिया जाता है। ये एक था एंजाइम जो एंजाइम के साथ कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला था, और अब वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बना पाएगा। तो अब जब कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगा तो हम लोग का बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। ओके, अब जो है ना वो एक बहुत अच्छा टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। अब सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में तो है ना पता ही हो, कचरा साफ करने वाला। तो बढ़ते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।